गुड इवनिंग टू ऑल। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल केवी क्लासेस सरदुलगढ़ में। जहाँ से हमने सेशन शुरू किया है वो किया हुआ है आपका साइंस का। ऑलरेडी हमने 2 वीडियो पहले अपलोड कर दिए हैं और आज आपकी ये 3rd वीडियो चल रही है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम ने कल हमने पढ़ा था आपका एसोफेगस तक, जो फूड पाइप थी वहाँ तक हमने पढ़ लिया था। और जो भोजन हमारा फूड स्टमक में आ गया था वो किस फॉर्म में था? वो बोलस की फॉर्म में था। किसकी फॉर्म में था? बोलस की फॉर्म में था। तो आज हम उसी सेशन को आके बढ़ाते हैं। और देखो भाई, आपका जो स्टमक होता है ना वो थोड़ा सा जे शेप का होता है। स्टमक किस शेप का होता है? आपका जे शेप का आपको दिखाई देगा। ये आपका है स्टमक। क्या है ये? स्टमक है। इस स्टमक के अंदर जो इनर लेयर होती है, स्टमक की जो इनर लेयर होती है, ध्यान से समझना बच्चों। इनर लेयर का मतलब जो हमारी आंतरिक लेयर होती है उसको नाम दिया गया है म्यूकस लेयर। क्या नाम दिया गया है? म्यूकस लेयर नाम दिया गया है। ये इनर लेयर है। और इसी इनर लेयर्स के अंदर आपकी क्या प्रेजेंट होती है? इसी इनर लेयर्स के अंदर आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। तो आपसे पूछा जाए भाई गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है, तो आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर आएगा भाई स्टमक के अंदर। स्टमक के डॉक्टर गैस्ट्रोलॉजिस्ट है ना। तो म्यूकस लेयर हमारे स्टमक के अंदर की लेयर है। तो आज हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं स्टमक है ना। अंदर की लेयर हमने देख ली, म्यूकस लेयर। और म्यूकस लेयर के अंदर जो ये डॉट मैंने बता दिए, ये आपकी क्या प्रेजेंट है? आपकी जी गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट है। अब ये ना सबसे ज्यादा टाइम तक आपका जो फूड रुकेगा वो स्टमक के अंदर ही रुकता है। लगभग 3 से 4 घंटे आपका फूड यही रहेगा। तो अब याद रखना, इस गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या निकलते हैं जी? इस गैस्ट्रिक ग्लैंड से जो निकलेंगे ना वो निकलेंगे एंजाइम। क्या निकलेंगे? एंजाइम्स निकलेंगे जी। और कितने एंजाइम्स निकलेंगे? 3 एंजाइम निकलेंगे। कितने एंजाइम निकलेंगे? 3 एंजाइम निकलेंगे। सबसे पहले निकलेगा HCl। क्या निकलेगा? HCl। और HCl निकलेगा तो HCl ही एक्टिवेट करेगा आपको पेप्सिन को और रेनिन को। पेप्सिन और रेनिन को, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, जब HCl निकलेगा ना, HCl निकलेगा तो हमारी जो pH वैल्यू है वो बनी रहेगी 1 से लेके 1.5 के बीच। स्टमक के अंदर हमारी pH वैल्यू कितनी होती है? 1 से लेके 1.5 तक। मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा एसिड हमारे स्टमक के अंदर मिक्स हो जाता है ताकि कोई भी बैक्टीरिया वगैरह, क्योंकि 4-5 घंटे आप भोजन रुकेगा, ताकि बैक्टीरिया वगैरह जो भी आए तो वो क्या हो जाए? मर जाए। क्या हो जाए? मर जाए। अब ये पेप्सिन का क्या काम है और रेनिन का क्या काम है, ये एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ HCl के बारे में। तो आपको पता लग गया ना भाई, जो एंजाइम निकल रही है वो किस ग्लैंड से निकल रही है? गैस्ट्रिक ग्लैंड। और गैस्ट्रिक ग्लैंड हमारी कहाँ पे प्रेजेंट है? आपके स्टमक के अंदर है। किसके अंदर है? स्टमक के अंदर है। तो इससे कितने एंजाइम निकले जी? इससे हमारे 3 एंजाइम निकले हैं। एक HCl है, एक पेप्सिन है और दूसरा क्या है? रेनिन है। जब HCl निकलेगा तो pH वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 से लेके 1.5 हो जाएगी। 1 से लेके 1.5 हो जाएगी। एसिडिटी वगैरह सब कुछ आज मैं आपको एक एक करके समझा दूंगा और कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। एक ही बार आपको अच्छे से साइंस पढ़नी है। और हम डिस्क्रिप्शन के अंदर 1 या 2 दिन के अंदर हम अपना कॉन्टैक्ट नंबर देंगे व्हाट्सएप, वहाँ पे आप हेलो का मैसेज कर दीजिएगा। जैसे ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा वहाँ से हम आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की हैंड रिटन नोट्स की PDF हम अपने वहाँ पे आपके ग्रुप में डाल देंगे। तो आपको लिखना कुछ नहीं है, लिखना कुछ नहीं है, सिर्फ चीज़ों को समझना है, चीज़ों को समझना है। तो सबसे पहले जो एंजाइम था वो आपका है बच्चों HCl। क्या है? HCl। HCl की pH पूछे तो क्या बता दोगे? 1 से लेके 1 to 1.5। तो मतलब ये किस मीडियम में है? ये आपका एसिडिक है। क्या है? एसिडिक, अम्लीय है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलती है इसे। HCl को क्या नाम दिया गया है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या काम करता है जी? ये काम करेगा
किल द बैक्टीरिया। जो हमारे स्टमक के अंदर अगर कोई भी बैक्टीरिया लाइसोसोम से बच के हमारे स्टमक के अंदर पहुंच गया है तो वहां पे हम बैक्टीरिया को मारने का काम कौन करेगा? आपका HCl करेगा। कौन करेगा? HCl करेगा। HCl क्या करेगा? इट्स एक्टिवेट पेप्सिन और रेनिन। जब ये HCl निकलेगा ना तभी ये दो एंजाइम निकलेंगे आपके, पेप्सिन और रेनिन। जो आपका पेप्सिन है ये पेप्सिनोजन में चला जाएगा, पेप्सिनोजन में चला जाएगा, और जो रेनिन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आपका प्रोरेनिन में चला जाएगा। पता होना चाहिए भाई, जब HCl एक्टिवेट कर देगा तो पेप्सिन किस में चला जाएगा? पेप्सिनोजन में चला जाएगा, और जो आपका रेनिन है बच्चों ये किस में चला जाएगा? ये चला जाएगा आपका प्रोरेनिन में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? प्रोरेनिन में चला जाएगा। कई बार क्या होते हैं, अगर हम ज़्यादा मसाले वाली चीज़ें खा लेते हैं, या हम अपने फूड का टाइम टेबल बिगाड़ देते हैं, या हम काफ़ी लंबे समय तक भूखे रह जाते हैं, तो ज़रूरत से ज़्यादा HCl वहाँ पे क्या हो जाएगा? इकट्ठा हो जाएगा। कहाँ पे? हमारे स्टमक के अंदर। अगर ये ज़रूरत से ज़्यादा इकट्ठा हो गया तो आपको जो प्रॉब्लम होगी बच्चे वो होगी एसिडिटी की। किसकी? एसिडिटी। एसिडिटी का नाम सुना होगा आपने, बिल्कुल कॉमन नेम है एसिडिटी, है ना। तो एसिडिटी किसके कारण होती है? इसी HCl के कारण एसिडिटी बनती है। जब इसका मात्रा लार्ज हो जाती है हमारे स्टमक के अंदर तो एसिडिटी का कारण बनता है। क्या बनता है? एसिडिटी का कारण बनता है। अब आगे देखना भाई, एसिडिटी को खत्म करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? एंटाएसिड लेते हैं भाई। क्या लेते हैं? एंटाएसिड। एंटाएसिड के अंदर क्या होता है? एंटाएसिड के अंदर बच्चे बेस होता है। क्या होता है? बेस होता है। तो सबसे जो मुख्य मेन एंटाएसिड है ना वो है आपका MgOH की ट्वाइस बच्चे। क्या होता है? MgOH की ट्वाइस। इसी को क्या नाम दिया जाता है? इसी को नाम दिया जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया सबसे अच्छा एंटाएसिड है। और कभी भी आपसे पूछा जाए तो एसिडिटी को दूर करने के लिए किस एंटाएसिड का यूज किया जाएगा तो सबसे पहले टिक किसको कर दोगे? MgOH की ट्वाइस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर दूसरे नंबर पे देखिए तो हम क्या लेंगे? इनो। क्या लेंगे? इनो भाई। क्या लेंगे? इनो। तीसरे नंबर पे डाइजन टेबलेट। डाइजन टेबलेट जो टेबलेट्स होती हैं वो हम यूज करेंगे, ठीक है ना। हम बेकिंग सोडा का भी यूज कर सकते हैं। वो साल्ट होता है बट एज ए बेस के रूप में ये काम करता है आपका बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जिसको आप मीठा सोडा भी बोल देते हो। बाकी मैं ना आपको ये सारा कुछ केमिस्ट्री के अंदर दोबारा करेंगे हम, एसिड बेस और साल्ट के अंदर, वहाँ से अच्छी तरह इसको हम क्लियर कर देंगे। आज आपको ये पता होना चाहिए भी HCl को अगर ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाए तो क्या हो जाएगा? एसिडिटी हो जाएगी। एसिडिटी को कम करने के लिए किसका यूज किया जाता है? एंटाएसिड। एंटाएसिड क्या होता है? बेस होता है। तो MgOH की ट्वाइस सबसे अच्छा एंटाएसिड है। इसी को कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इनो, डाइजन टेबलेट, बेकिंग सोडा। ये बेकिंग सोडा बेस नहीं है, ये साल्ट है बट एज ए बिहेव एज ए बेस। लेकिन ये आपका जो नेचर है ना इसका किसकी तरह काम करेगा? ये बेस की तरह काम करेगा। आगे चलो। अब आपसे पूछा जाएगा भाई दो एंजाइम निकले थे ना, एक का नाम था पेप्सिन और एक का नाम था रेनिन। ये क्या काम करेगा? पेप्सिन है ना आपके 90% प्रोटीन का डाइजेशन कर देगा। 90% प्रोटीन को किस में लेकर चला जाएगा? पेप्टोन्स में चला जाएगा जी। किस में चला जाएगा? पेप्टोन्स में लेके चला जाएगा। पेप्टोन्स बोल दो या पेप्टाइड्स बोल दो, एक ही बात है, एक ही बात है, ठीक है ना। तो प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ शुरू हुआ भाई? तो बता दोगे कि प्रोटीन का डाइजेशन शुरू हुआ सर वो हमारे स्टमक से शुरू हुआ है, तो रेनिन। अब रेनिन किसका डाइजेशन करेगा? 100% मिल्क का डाइजेशन कर देगा। मिल्क का डाइजेशन कौन करेगा? रेनिन। तो आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन है भाई मिल्क का डाइजेशन कहाँ पे होता है? आप क्या बताओगे? स्टमक के अंदर। कौन करेगा? रेनिन। तो ये मिल्क किस में चला जाएगा? ये चला जाएगा जी केसिन में। किस में चला जाएगा?
केसिन में चला जाएगा। पता होना चाहिए सभी को ये बात भाई, मिल्क आपका किस में चला जाएगा, फिर केसिन में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, केसिन में चला जाएगा। और छोटे बच्चों के अंदर रेनिन की मात्रा ज़्यादा होती है, जो छोटे बेबी होते हैं, क्योंकि वो क्या पीते हैं, वो सिर्फ अपनी मदर का मिल्क यूज करते हैं, तो उनके शरीर के अंदर रेनिन की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है। डाटा हम एक्स्ट्रा नहीं करवाएंगे, वही करवाएंगे जो एग्जाम ओरिएंटल है, ठीक है ना। तो आप सबको पता होना चाहिए, हमने स्टोमक को पढ़ लिया है। स्टोमक की जो इनर लेयर है, म्यूकस लेयर है, उसी म्यूकस लेयर के अंदर कौन सी ग्लैंड है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। और गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या निकलता है, HCl निकलता है, पेप्सी निकलता है और रेनिन निकलता है। 90% प्रोटीन का डाइजेशन हमने कहाँ पे कर दिया, स्टोमक के अंदर कर दिया। और वो प्रोटीन किस में चला गया, पेप्टोन्स में चला गया और पेप्टाइड्स में चला गया। रेनिन किसका डाइजेशन करवा देगा जी, मिल्क का डाइजेशन करवा देगा। 100% मिल्क का डाइजेशन हो जाएगा और मिल्क किस में चला जाएगा, केसिन में चला जाएगा। अब भी देखो भाई, डाइजेस्ट और अनडाइजेस्ट फूड है किसके अंदर, स्टोमक के अंदर। ये एक लॉन्ग टाइम के बाद कहाँ पे चला जाएगा, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा। किस में चला जाएगा बच्चे, स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा। और ये स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है आपका, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है आपका छोटी आंत। क्या होता है, छोटी आंत। तो ये किस फॉर्म में आएगा, ये काइम की फॉर्म में आएगा। याद रखना भाई, बोलस की फॉर्म से आया था, माउथ से स्टोमक में, और स्टोमक से आगे जो भोजन जाएगा छोटी आंत में, वो किस फॉर्म में जाएगा आपका, कायम की फॉर्म में जाएगा। किसकी फॉर्म में जाएगा, कायम की फॉर्म में जाएगा। अब इस हम छोटी आंत के बारे में पढ़ लेते हैं। किसके बारे में बात कर देते हैं, हम छोटी आंत के बारे में पढ़ लेते हैं। और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पेपर में यहाँ से बनते हैं, ध्यान से समझना भाई। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ध्यान से समझो कि स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी होती है। तो लेंथ हमारे हाइट के अकॉर्डिंग होती है, 6 से लेके 6.25 मीटर होता है। याद रखना भाई, स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ बता दी है मैंने, लंबाई बता दी है। ये है बच्चों आपकी 6 से लेके 6.25 मीटर। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी कितने पार्ट होते हैं बच्चे, 3 पार्ट बने होते हैं। एक का नाम होता है ऊपर वाले का ड्यूडेनम। क्या होता है, ड्यूडेनम। बीच वाले का नाम होता है जेजुनम, जेजुनम होता है। और लास्ट का जो पार्ट होता है वो होता है आपका इलियम। क्या होता है, इलियम होता है। क्या होता है, इलियम। ये जेजुनम है, ये स्मॉलेस्ट है। ये क्या है, स्मॉलेस्ट है। और इलियम सबसे बड़ा है, इलियम सबसे बड़ा है। तो आपको पता होना चाहिए कि इस यहाँ भोजन आएगा वो किस फॉर्म में आ जाएगा बच्चे, वो आपका आ जाएगा कायम की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में आ जाएगा, कायम की फॉर्म में आ जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो आपकी लेंथ होती है वो कितनी होती है, वो 6 से लेके 6.25 मीटर होती है। इसके कितने पार्ट होते हैं सर, इसके 3 पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। तो सबसे छोटा जो पार्ट होगा वो जेजुनम होगा और सबसे बड़ा पार्ट होगा वो क्या होगा, आपका इलियम होगा। अब मेरी बात सुनना, इस ड्यूडेनम पार्ट से, इस ड्यूडेनम पार्ट से हमारी 2 ग्लैंड्स अटैच होती है। हमारी 2 ग्लैंड अटैच होती है। पहली जो ग्लैंड होती है वो होती है आपकी लीवर। क्या होती है, लीवर। और दूसरी जो ग्लैंड अटैच होती है उसे कहते हैं पेनक्रियाज। क्या कहते हैं, पेनक्रियाज कहते हैं। यहाँ तक समझ आया ना सभी को, यहाँ तक है समझ आया ना सभी को। अब मेरी बात सुनना कि लीवर एक ग्लैंड भी है और लीवर आपका एक ऑर्गन भी है। आज मैं सिर्फ इससे निकलने वाला ही एंजाइम बताऊंगा। एक दिन पूरी की पूरी ही क्लास हम किस पे लेने वाले हैं, लीवर पे लेने वाले हैं। अब ध्यान से समझना, लीवर, लीवर एक आपका ऑर्गन भी है और एक आपकी ग्लैंड्स भी है, बट ज्यादा नहीं करते आज लीवर के बारे में। भाई लीवर से एक एंजाइम निकलता है। क्या निकलता है, एंजाइम निकलता है। उस एंजाइम का क्या नाम है, उसका नाम है जी बाइल जूस। उसका क्या नाम है,
बाइल जूस नाम है। किससे निकलता है ये? लीवर से निकलता है। सर इसका रंग क्या होता है, इसका कलर क्या होता है? तो इसका कलर होगा आपका ग्रीन। ग्रीन क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक वर्णक पाया जाता है, इसके अंदर एक पिगमेंट होता है जिसका नाम है आपका बिलीवर्डिन। जिसका क्या नाम है आपका? बिलीवर्डिन पिगमेंट किसके अंदर है? आपका बाइल जूस के अंदर है। जो किससे निकला? आपका लीवर से। कुफर सेल्स होती है, हिपेटिक सेल्स होती है। हिपेटिक सेल की सबसे ज्यादा मैक्सिमम रीजनरेशन पावर होती है। एक दिन स्पेशल ही क्लास लीवर पे रख लेंगे, एक दिन स्पेशल ही क्लास किस पे रख लेंगे? हम लीवर पे रख लेंगे। बस आज डाइजेस्टिव सिस्टम में इसका कितना काम है वो हम पढ़ लेते हैं। तो यहाँ तक बच्चे समझ आए ना सभी को? मैंने क्या बताया कि हिपेटिक सेल है तो लीवर की स्टडी को हिपेटोलॉजी कहते हैं। ये सारी बात हम बाद में समझ लेंगे। बस समझना कि जो लीवर है ये छोटी आंत की किस पार्ट के साथ अटैच है? ड्यूडेनम से। और पैनक्रियाज भी किससे है भाई? ड्यूडेनम से। किससे? ड्यूडेनम से। तो हिपेटोपैनक्रेटिव डक्ट। देखो भाई लीवर और पैनक्रियाज एक नली के द्वारा अटैचमेंट है किससे? छोटी आंत से। तो उसको हम क्या कहते हैं? हिपेटोपैनक्रिएटिव डक्ट। थोड़ा सा मरफ कर देता हूँ, समझा देता हूँ इसको अच्छी तरह, आपको समझ में आया नहीं होगा। तो बाइल जूस कहाँ से निकलता है? लीवर से। कलर क्या होता है? ग्रीन। किसके कारण? बिलीवर्डिन के कारण। किसके कारण है? बिलीवर्डिन के कारण होता है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से भाई, यहां पे होगा आपका लीवर। क्या होता है? इस तरह का मैं लीवर बना देता हूं, समझा देता हूं थोड़ा सा आपको। भाई ये है आपका लीवर, ठीक है बच्चे? ये लीवर, यहाँ पे है एक गैल ब्लैडर। क्या है? गैल ब्लैडर। यहीं पे एक अटैच है आपकी पत्तीनुमा स्ट्रक्चर होता है जिसको आप क्या कहोगे? पैनक्रियाज कहोगे। क्या कहोगे? पैनक्रियाज। तो ये किससे मिले हुए हैं आपके? ये मिले हुए हैं छोटी आंत से। किससे मिले हुए हैं? आपके छोटी आंत से मिले हुए हैं। कुछ इस तरह हमारा फिगर आपको दिखाई देगा। अब बात सुनो, ये था लीवर। क्या था बच्चे? ये आपका लीवर। सर यहाँ तक आ रहा है ना? ये था आपका लीवर। इसी को कहते हैं हम गैल ब्लैडर। क्या कहते हैं? गैल ब्लैडर कहते हैं। हिंदी में बच्चे इसे पित्ताशय कहते हैं। पित्त की थैली भी इसे ही कहते हैं। ये जो फिगर नुमा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा ना, ये वाला, इसे पत्ती नुमा स्ट्रक्चर, इसी को कहेंगे पैनक्रियाज। पैनक्रियाज, यही तो दो ग्लैंड बताई है मैंने, एक लीवर और एक पैनक्रियाज। अब जो ये डक्ट है, एक नली है, ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन। ये क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन है, इससे मिली है। तो ये वाली क्या डक्ट कहलाएगी? ये कहलाएगी आपकी हिपेटोपैनक्रिएटिव डक्ट। हिपेटोपैनक्रिएटिव डक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलते हैं। इसी के द्वारा बाइल जूस है वो कहाँ आ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाएगा। तो पैनक्रियाज से निकलने वाला भी एंजाइम कहाँ पे आ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाएगा। और ये हमारे भोजन का क्या करवा देंगे जी? डाइजेशन करवा देंगे। क्या करवा देंगे? ये हमारे भोजन का डाइजेशन करवा देंगे। अब आगे समझना, 24 आवर्स बाइल का सिक्रेशन होता है। लीवर से 24 घंटे आपका बाइल जूस निकलता है। अगर एक्सेस अमाउंट में निकल जाए, ज्यादा अमाउंट में निकल जाए, तो इस गॉल ब्लैडर के अंदर आपका बाइल स्टोर्ड हो जाता है। क्या हो जाता है? स्टोर्ड हो जाता है। हमारे शरीर के अंदर सबसे ज्यादा स्टोन कहाँ पे है? गॉल ब्लैडर के अंदर ही होती है। किसके अंदर होती है? गैल ब्लैडर के अंदर होती है, पित्ताशय के अंदर होती है। अब यहां से निकलेगा जी बाइल। क्या निकलेगा? बाइल निकलेगा, बाइल जूस निकलेगा। और बाइल जूस 95% फैट्स को ले लेगा, 95% फैट्स को ले लेगा और उसको बदल देगा जी फैटी एसिड में। किसमें चला जाएगा? फैटी एसिड में चला जाएगा। इसी को कहते हैं इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन, ठीक है जी। इमल्सिफिकेशन प्रोसेस क्या है कि जब बाइल निकलेगा 90% फैट्स का डाइजेशन हो जाएगा और फैट्स किस में चला जाएगी?
फैटी एसिड में चला जाएगी। तो आपको पता होना चाहिए भी फैट्स का डाइजेशन कहाँ शुरू हुआ, फैट्स का डाइजेशन शुरू हुआ बच्चे हुए आपका छोटी आंत में। कहाँ पे हुआ, छोटी आंत में। और छोटी आंत के भी किस पार्ट में हुआ, ड्यूडेनम में। और करवाया किसने, बाइल जूस ने। और बाइल जूस कहाँ से निकला आपका, लीवर से निकला। क्या निकला, लीवर से निकला। यहां तक समझ आया ना सभी को, भाई कहां से निकला, ये लीवर से निकला है। ठीक है, अब यही एक पेनक्रियाज है, यही एक पेनक्रियाज है। और पेनक्रियाज जो एक ग्लैंड है ना, वो आपकी एक मिक्स्ड ग्लैंड है। क्या है, मिक्स्ड ग्लैंड है। मिक्स्ड ग्लैंड का मतलब क्या होता है, वो ग्लैंड एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है। एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है। एक्सोक्राइन का मतलब क्या होता है, एक्सोक्राइन से आपके एंजाइम व जूस निकलते हैं जो एक डक्ट में चलते हैं, जो किस में चलते हैं, डक्ट में चलते हैं। बट एंडोक्राइन ग्लैंड से आपके हार्मोन निकलते हैं। किससे निकलते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड से आपका किसका सिक्रेशन होता है बच्चे, हार्मोन का सिक्रेशन होता है। तो पेनक्रियाज एकमात्र 17 ग्लैंड है, उनमें से एकमात्र ऐसी ग्लैंड है हमारी जो आपकी मिक्स्ड ग्लैंड है। ये भी याद रखना, पेनक्रियाज, पेनक्रियाज। इसके स्ट्रक्चर पूछे तो लीव्स जैसी होती है। कौन सी होती है, लीव्स जैसी होती है। अब याद रखना, इसके अंदर पेनक्रियाज के अंदर अल्फा सेल होती है, बीटा सेल होती है, एफ सेल होती है। तो एफ सेल है, उससे निकलेंगे जी एंजाइम्स। क्या निकलेंगे, एंजाइम्स। और कहां पे जाएंगे, छोटी आंत में। कहां पे जाएंगे, छोटी आंत में। तो इससे निकलने वाले एंजाइम, कितने एंजाइम निकलेंगे जी, 3 निकलेंगे। क्या निकलेंगे, 3 एंजाइम इस पेनक्रियाज के एफ सेल से निकल जाएंगे। वो 3 एंजाइम कौन कौन से हैं, वो ध्यान से समझ लेना आप। अमाइलेज, अमाइलेज हो गया आपका, अमाइलेज हो गया आपका। एक हो गया आपका ट्रिप्सिन, दूसरा कौन सा आपका, अमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज। अब ध्यान से सुनना भाई, 3 एंजाइम है, एक अमाइलेज है, एक ट्रिप्सिन है और तीसरा कौन सा, लाइपेज। तीसरा कौन सा है, लाइपेज। अब ध्यान से सुनना, अमाइलेज क्या काम करेगा, ट्रिप्सिन क्या काम करेगा और लाइपेज क्या काम करेगा। अब अमाइलेज देखो, बचे हुए कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन कर देगा। कितने % बचा हुआ है कार्बोहाइड्रेट आपका, सर 30%, है ना। ट्रिप्सिन क्या काम करेगा, ट्रिप्सिन आपका प्रोटीन का डाइजेशन करवाएगा। और प्रोटीन कितने % बचा हुआ है, 10%। लाइपेज क्या काम करेगा जी, लाइपेज आपका फैट्स का डाइजेशन करवा देगा। और फैट्स कितने % बचा हुआ है, 5%। इसका मतलब यहाँ पे ये चला जाएगा आपका 30% भी ग्लूकोज में चला जाएगा, ये पेप्टोन्स में चला जाएगा, और ये किस में चला जाएगा, आपका फैटी एसिड में चला जाएगा। अब सारा का सारा जो 100% है वो कार्बोहाइड्रेट का भी डाइजेशन हो गया, प्रोटीन का भी हो गया और फैट्स का भी होगा। ये कहाँ पे हो गया आपका, ये हो गया जी छोटी आंत में। और छोटी आंत के कौन से पार्ट में, ड्यूडेनम में। किसमें, ड्यूडेनम में। अब आपका ये भोजन है ग्लूकोज, वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में जाएगा। और पेप्टोन से ये किस में चले जाएंगे, ये अमीनो एसिड में चले जाएंगे। और फैटी एसिड है वो किस में चला जाएगा, ग्लिसरॉल में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, ग्लिसरॉल में चला जाएगा। अब आपका जो फूड है ना, वो छोटी आंत के ड्यूडेनम से किस में चला जाएगा, जेजुनम में। किस में चला जाएगा, जेजुनम में। जेजुनम में ना तो भोजन का अवशोषण होता और ना डाइजेशन होता, क्योंकि डाइजेशन कहाँ पे कंप्लीट हो गया, ड्यूडेनम में आपका कंप्लीट हो चुका है। वो क्या काम करेगा, वो भोजन को ट्रांसफर कर देगा, किसमें, इलियम तक पहुंचा देगा। कहाँ तक पहुंचा देगा, इलियम तक पहुंचा देगा भोजन को। और इलियम के अंदर आपकी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बने होते हैं। क्या बने होते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बने होते हैं इलियम के अंदर। उन्हें आप क्या कहते हैं, विल्ली। क्या कहते हैं, विल्ली या विलाई, एक ही बात है। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका भोजन दोनों तरफ इसके आ जाता है। तो अब क्या होगा, यहाँ से भोजन का ऑब्जर्वेशन करेगी। ब्लड कैपिलरीज होती है बहुत ज्यादा यहाँ पे। क्या होती है, ब्लड कैपिलरीज होती है यहाँ पे। वो फूड क्या क्या कर लेगी, ऑब्जर्वेशन कर लेगी।
अब्जॉर्वेशन कर लेगी। तो भोजन का अवशोषण कहाँ हुआ? भोजन का अवशोषण आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम में हुआ। करवाया किसने भाई? स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम के अंदर आपकी विली प्रेजेंट होती है, जहां पे ब्लड कैपिलरीज होती है, और उन्होंने क्या करा दिया? फूड का ऑब्जर्वेशन करवा दिया। अब जो भी कुछ आपके बच गए पानी वगैरह, अनडाइजेस्ट फूड वगैरह, वो छोटी आंत से किस में आ जाएंगे बच्चे? वो आपके आ जाएंगे बड़ी आंत में। किस में आ जाएंगे? बड़ी आंत में आ जाएंगे। और बड़ी आंत को हमने क्या नाम दिया है बच्चे? बड़ी आंत को हमने बोल दिया लार्ज इंटेस्टाइन। क्या बोल दिया? लार्ज इंटेस्टाइन बोल दिया। लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। लेंथ पूछी जाएगी पेपर में, लेंथ होती है 1 से लेके 1.5 मीटर तक। 1 से लेके 1.5 याद रखना, 1.5 मीटर तक होती है। अब देखो भाई, इसके अंदर भी 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं बच्चे। किसके? बड़ी आंत के। तो ये 3 पार्ट कौन कौन से हैं वो देख लो। एक तो रहेगा सिक्कम। क्या रहेगा? एक तो रहेगा आपका सिक्किम, एक रहेगा कोलोन, एक रहेगा कोलोन, और एक रहेगा रेक्टम। एक क्या रहेगा? रेक्टम। बस ये समझ लो तुम सभी भाई, सिक्किम के अंदर अपेंडिक्स प्रेजेंट होता था। कल बताया था ना, एक वेस्टिजियल ऑर्गन है अपेंडिक्स, उसका क्या नाम था? अपेंडिक्स। इंपॉर्टेंट क्या है आपका? इंपॉर्टेंट है जी कोलोन पार्ट। कोलोन पार्ट, कोलोन पार्ट के अंदर जैसे ही फूड जाएगा, जैसे ही फूड जाएगा, कोलोन पार्ट के अंदर ई कोली बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? ई कोली बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं हमारे कोलोन के अंदर। ये क्या काम करेंगे? बचे हुए फूड को ये खाएंगे और बदले में हमें 2 चीजें देंगे भाई। एक देगा आपको विटामिन B12। क्या देगा? विटामिन B12। और दूसरा क्या मिलेगा हमें? विटामिन के। विटामिन के। तो हमारे शरीर के अंदर ही 2 विटामिन बनते हैं, एक विटामिन B12 और एक आपका विटामिन के। एक आपका विटामिन के, एक तो आपका विटामिन के। अब देखो भाई, यहाँ पे अब भोजन का डाइजेशन हो चुका था, लेकिन बचा हुआ भोजन आपका कहाँ पे है? सिक्किम में। सिक्किम में कुछ नहीं, अपेंडिक्स प्रेजेंट है, आज इसका कोई काम नहीं है। अब हमने किया कोलोन पार्ट। कोलोन पार्ट के अंदर क्या प्रेजेंट है जी? ई कोली बैक्टीरिया है। तो ई कोली बैक्टीरिया को हमने बचा हुआ भोजन दे दिया जिसका डाइजेशन नहीं हुआ। उन्होंने क्या कर दिया? भोजन को खाया और बदले में हमें क्या दे दिया? 2 विटामिन दे दिए, एक विटामिन B12 और एक विटामिन बी। इसी को कहते हैं सेम्बायोटिक रिलेशनशिप। सेम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं जी। सेम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होती है मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। रेक्टम के अंदर कोई काम नहीं होता, जिसका भोजन यहाँ पे पानी वगैरह का ऑब्जर्वेशन सब कुछ हो जाता है, बचे हुए भोजन रेक्टम आएगा और रेक्टम से कहाँ चला जाएगा? एनस तक चला जाएगा, और एनस से क्या हो जाएगा? हमारे शरीर से आउट ऑफ बॉडी बिना पचा हुआ भोजन अनडाइजेस्ट फूड हो जाएगा। तो आज का ये चैप्टर हमने क्या कर दिया? आपका डाइजेस्टिव सिस्टम चैप्टर हमने फिनिश कर दिया है। अगर कोई भी डाउट है आपको तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपने डाउट डाल सकते हैं। अगर आज की क्लास अगर आपको अच्छी लग रही है, हमारी मेहनत आपको दिख रही है, भी अच्छी मेहनत हम कर रहे हैं, अच्छे क्वेश्चन आपके लग रहे हैं सभी के, तो हमारे इस क्लास को, सेशन को लाइक करें, वह अपने फ्रेंड सर्कल तक जरूर शेयर करें। धन्यवाद।